Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kurtulan. My qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS and our subject name is History of Science. Students, in the lecture number 3, we discuss about the history of the Greek, their advancements in the science, and some contribution of the scientists in the Greek history. In the lecture number 4, we discuss about the history of the Roman, ancient Rome and the rise of the Christianity. और इसका जो ड्यूरेशन है वो 509 BC to 476 AD. In the next, and जो रोम्स स्टार्ट में हम लोगों ने ग्रीक और रोम्स के बारे में डिस्कस किया था, ये दोनों यूनिट थे, वो यूरोपियन जो सिविलाइजेशन थी वहां से, यानी उसमें दोनों चीजें, दोनों कंट्रीज जो थे वो इंक्लूड थे, रोमन्स भी और ग्रीक भी. ठीक है, जो रोमन का जहां तक ताल्लुक है तो वो स्टार्ट होती है उसकी हिस्ट्री जब क्रिश्चियनिटी का दौर स्टार्ट हुआ. In conquest and diplomacy helped the Romans spread their rule from the Spain to Egypt. जो रोमन्स थे उन्होंने अपने, यानी जो उनके तौर तरीके थे उसके थ्रू स्पेन से लेकर इजिप्ट तक उन्होंने, यानी जो पार्ट था इतना, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया. और इसके पीछे जो उनकी पावर थी उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. और यहाँ पर उन्होंने डिप्लोमेसी का वर्ड जो यूज किया उसका मतलब ये है कि उनके अंदर एक, यानी यूनाइटी थी रोमन्स में. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द पैक्स रोमन एम्पायर्स brought peace, order and prosperity to the lands they controlled. और रोमन जो उनसे थे वो जिस यानी लैंड पर वो करते थे कंट्रोल, वहां पर पीस, ऑर्डर और प्रोस्पेरिटी को जो था वो कंटिन्यू करते थे. यानी अगर किसी पर वो कब्जा कर भी लेते थे तो वहां का जो अमन था, वहां की जो खुशहाली थी, वो भी वो उसको ऐसा ऐसा बहाल करते थे. यानी एक एरिया अपने अंडर करने के बाद वो उसके, यानी उस एरिया से मुंसलिक हो जाते थे. और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया पैक्स रोमन. इट मीन्स के वो इस जो जंग के रवादार नहीं थे, कि लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़े थे, बल्कि वो जो है वो एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के थ्रू किसी यानी इलाके पर कब्जा करते थे और फिर वहां पर अपने ऑर्डर्स जो थे उनको यानी अप्लाई करते थे. नेक्स्ट इज क्रिश्चियनिटी which began in Roman held lands in the Middle East spread throughout the Roman Empire. ठीक, यानी क्रिश्चियनिटी से जब यानी ईसाईयत का दौर हुआ तो उसी तरह उसी वक्त ही जो यानी रोमन्स जो थे उनकी जो लैंड है उसके ऊपर ओवरऑल जो हुकूमत जो थी किसकी हुई, रोमन एम्पायर की. और ये कहाँ पे था, मिडल ईस्ट. ठीक है, मिडल ईस्ट से स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जो से रोमन एम्पायर था वहां पे स्प्रेड होगी उनकी हुकूमत. रोमन वाज सेटल्ड सम टाइम अराउंड 1000 BC. ठीक है, रोमन्स ने 1000 BC तक जो था वो मिडिल ईस्ट के एरिया तक उन्होंने हुकूमत की. देन डोमिनेटेड मच ऑफ द इटालियन पेनिनसुला बाय 700 BC. ठीक है, 1000 तक जब उन्होंने वहां पर यानी हुकूमत की तो उसके बाद वो इटली के तरफ हुए. ठीक है, वहां पर उन्होंने इटली पेनिनसुला जो सा था, जो इटली का एक जजीरा था, वो फिर उन्होंने उस तरफ रुख किया और वहां पर डोमिनेंट होने लगे. बिकॉज इटली कुड बी इजीली इन्वेडेड, द रोमन्स हैड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. इटली की जो कौम थी, नेशन, वो वीक थी एज कम्पेयर टू रोमन्स. तो रोमन्स की जो आर्मी थी वो ओवरऑल उनसे स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने क्या किया, इटली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और वहां पर उसकी जो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी वहां पे हायर की. नेक्स्ट, द रोमन वॉर टेक्स शेप्स. जब रोमन्स ने इटली के ऊपर कब्जा किया तो वहां पर उन्होंने डिफरेंट शेप्स की बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिए. डिफरेंट टाइप्स के जो थे वो ब्रिजेस वगैरह, उन्होंने डिफरेंट शेप्स अडॉप्ट की. रोमन बिगेन एज अ स्मॉल सिटी स्टेट इन द इटली. जब रोमन्स ने इटली के ऊपर यानी पूरा अपना गलबा हासिल कर लिया
तो वहाँ पे एक छोटे छोटे शहरों की फॉर्म में वहाँ पे वो रहने लगे। Romans were an Indo-European people who settled along the Tiber River in a small villages. क्योंकि उन्होंने इटली पर कब्जा किया था जो टाइबर रिवर है वो भी इटली का तीसरा सबसे यानी तीसरे नंबर पर बड़ा जो है वो दरिया था। वहाँ पे उसके आसपास के जो इलाके थे वो गांव की शक्ल में थे और यानी वही छोटे छोटे यानी गांव में जिस तरह हम कहते हैं ना कि दरिया के आसपास के इलाके कच्चे थे, तो उसी में ही यानी वो जो रोमन्स थे वहाँ पे रहने लगे। एज द रोमन्स पॉलिटिकल सिस्टम चेंज्ड, इट्स आर्मीज एक्सपेंडेड रोमन पावर अक्रॉस इटली। इटली पे कब्जा करने के बाद यूं ही उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो चेंज आया, उनकी थिंकिंग जो थी उसमें कुछ चेंजेस आई, तो उनकी जो आर्मीज थी वो ऐसा ऐसा क्या होने लगी, पूरी जो इटली थी उसके ऊपर फैल गई। जाहिर है इटली जो था वो छोटा मुल्क नहीं था, वो भी काफी जो था वो उसका रकबा बहुत बड़ा था। तो फिर जो रोमन एम्पायर रोमन की जो पावर थी जाहिर है वो ओवरऑल यानी उनकी आर्मी जो थी वो बेस्ट थी, तो वो क्या होगी कि पॉलिटिकल चेंजेस के थ्रू वो सारे क्या होगी इटली में स्प्रेड होगी। नेक्स्ट, बाय 270 BC रोमन ऑक्युपाइड ऑल ऑफ द इटली। ठीक है, 270 BC तक जो रोमन्स थे उन्होंने ओवरऑल जो इटली पर क्या कर लिया था उसके ऊपर हावी हो गए थे। रोमन across Sussex was due to the skillful diplomacy and its efficient and well-disciplined army. और इसके पीछे जो पावर है कि उन्होंने इटली के ऊपर जो इतना यानी एक प्लानिंग के थ्रू जो कब्जा यानी इसको हासिल किया था, इसके पीछे जो उनकी जमहूरियत थी और दूसरी उनकी जो आर्मी थी वो एक वेल डिसिप्लिन और एफिशिएंट थी। इन्होंने हर एक जो मेंबर था आर्मी का उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ट्रेन किया था। ठीक है, उनके पीछे जो आर्मी की पावर थी वो ओवरऑल क्या थी, बहुत ही बेटर, बहुत अच्छी थी। इसके थ्रू उन्होंने पूरे ओवरऑल इटली पर कब्जा किया। बाय 509 BC Roman was ruled by elected senators who served in the Roman Republic. जो रोमन का एम्पायर था जो इंतखाब से किया जाता था, इलेक्ट किया जाता था, वो सेनेटर्स के थ्रू होता था। ठीक है, और वही पूरी जो था वो रोमन जो नेशन थी उसमें यानी उसी के ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता था। और उसका जो इलेक्शन यानी उसको जो इंतखाब करने का जो प्रोसेस था वो पूरे जो से रोमन्स पब्लिक जो से थी वो करती थी, यानी ओवरऑल जो वहाँ की आवाम थी उनकी राय की बिना पर होता था कि ये वाला यानी जो उनका जो एम्पायर है वो बेटर है एज कम्पेयर टू द अदर। ठीक है, उसके लिहाज से वो उनका सिलेक्ट होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन सोसाइटी की, कि जो रोमन माशरा है, ठीक है, वहाँ का उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और किस तरह से उनमें किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो रोमन सोसाइटी में 3 चीज़ें जो है वो मेन है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ आर्मी, फैमिली, सेकंड इज़ एजुकेशन एंड थर्ड वन इज़ रिलीजियन। ठीक है, फर्स्ट हम फैमिली को डिस्कस करते हैं। द फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ द रोमन सोसाइटी। इट मीन्स के रोमन सोसाइटी में जो सबसे पहला जो बेसिक यूनिट है वो फैमिली को कंसीडर करते थे, यानी वो कहते थे कि जो मुआशरे में सबसे ज़्यादा अहमियत किसको है, फैमिली को है। और उस फैमिली में जो मेल था वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता था एंड हैड द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, और सारा मामलात जो था वो किसके अंडर होते थे, मेल के। ठीक है, उसी के ही ऑर्डर से ही घर का यानी सारा निज़ाम चलता था, सारे अथॉरिटी किसके पास थी, मेल के पास। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। रोमन सोसाइटी में इस चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं था कि गर्ल्स को ज़्यादा यानी प्रेफर किया जाए या बॉयज़ को किया जाए, बल्कि बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वली जो चांसेस दिए गए कि वो पढ़ें लिखें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एजुकेशन वाज हाईली वैल्यूड। इट मीन्स कि वहाँ जो एजुकेशन है वहाँ पे उसकी रोमन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अहमियत थी, बल्कि चिल्ड्रन को प्रेफर किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टडी करें और जो से रोमन सोसाइटी में अपना मकाम पैदा करें। वहाँ पर जो स्टडी का कंसेप्ट था वो बहुत ही यानी अच्छा था रोमन। नेक्स्ट वन इज रिलीजियन। रोमन का जो रिलीजन था वो ग्रीक के रिलीजन से क्या था,
रिसेम्बल करता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो होती सिमिलैरिटीज़ में थी। गॉड्स एंड गॉडेस जो से थे वो ग्रीक के, उसी से ही यानी उन्हीं को आगे लेकर रोमन्स जो से थे वो करते थे उन्हीं की पूजा। रिलीजियस फेस्टिवल इंस्पायर्ड द सेंस ऑफ कम्युनिटी, और जो उनके फेस्टिवल्स थे रोमन्स के वो उनकी कम्युनिटी को यानी रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, यानी उनकी अगर कोई शख्स जिसको रोमन्स कल्चर का नहीं पता और वो उनके सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल को ही ऑब्जर्व कर ले तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ की कम्युनिटी किस तरह की थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रोमन्स बिल्ड मैनी टेम्पल्स फॉर द वर्शिप, और रोमन सोसाइटी ने बाकायदा जो थे वो मंदिर बनाए हुए थे ताकि एक सेपरेट जगह हो जहाँ पे वो इजीली वो अपनी वर्शिप कर सके। तो ये भी उस वक़्त का ही उसके रोमन्स के विजन में। नेक्स्ट वन इज द रोमन अचीवमेंट्स, के रोमन्स ने अपने दौर में कौन कौन सी जो थी इम्प्रूवमेंट्स की, अचीवमेंट्स की जो हिस्ट्री में यानी रिटन है। फर्स्ट वन इज द रोमन ग्रेटली एडमायर्ड द ग्रीक कल्चर, क्योंकि ग्रीक के बाद जो था यानी जिसका ज़्यादा नाम हुआ वो रोमन्स का था, और रोमन्स ने जो सा ग्रीक कल्चर था उसकी बहुत ज़्यादा यानी उनको अच्छा लगा। फिर जो रोमन्स थे उन्होंने वो कल्चर अडॉप्ट किया, उनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो अपने कल्चर में लेकर आए, और इस तरह से मिक्सचर ऑफ कल्चर से एक नया उनका वो कल्चर बना जिसे ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन कहते हैं, और उसमें ज़्यादातर उनके जो इवेंट्स थे वो ग्रीक से सिमिलर थे। नेक्स्ट इज द रोमन्स आर्किटेक्ट इम्प्रूव्ड ऑन डिज़ाइन एलिमेंट्स सच एज द आर्क एंड द डोम, जो रोमन्स के आर्किटेक्ट से थे उन्होंने डिज़ाइनिंग मटेरियल्स को इम्प्रूव किया, डिज़ाइंस की जो शेप्स डिफरेंट थी उनको इम्प्रूव किया, और उसमें जो एग्जांपल दी हुई है वो है आर्क एंड द डोम। ठीक है, इसको हम कोसनुमा बोलते हैं, और जिस तरह से ये मस्जिदों में बनाए जाते हैं ये जो गुंबदनुमा, तो उस वक़्त भी इस चीज़ का जो कंसेप्ट था। रोमन्स जो थे आर्किटेक्ट वो इस चीज़ को यानी ऑब्जर्व करते थे डोम को, तो उनकी जो शेप्स थी वो उनको चेंज करते हुए उन्होंने डिज़ाइन चेंज किए, इम्प्रूवमेंट्स की उनमें। लास्ट वन इज द रोमन्स बिल्ड द रोड्स, ब्रिजेस, एक्वाडक्ट्स एंड द हार्बर्स थ्रू आउट द एम्पायर, जो एक नया वर्क रोमन्स ने किया, रोमन्स सोसाइटी ने, कि उन्होंने रोड्स डिफरेंट जैसे वो जगह जगह से उन्होंने रोड्स बनाए, फिर ब्रिजेस बनाए, एक्वाडक्ट्स, जो एक्वाडक्ट्स होते हैं वो जैसे वो नालियों का सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है वो वाटर जो है वो यानी घरों में सप्लाई किया जाता था। और उन्होंने फिर हार्बर्स में डिफरेंट जो थे वो जगह पर उन्होंने हार्बर्स बनाए, पनाहगाह बनाई। ठीक है, ताकि कहीं अगर यानी कोई ट्रैवलिंग कोई कर रहा है और उसको अगर ये कहीं पे स्टे करना है तो वो इजीली उन हार्बर्स के नीचे स्टे कर सके। और इस तरह के जो रोड्स और एक्वाडक्ट्स वगैरह उन्होंने ओवरऑल पूरी जो थी उनकी एम्पायर थी उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था। जी, नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ द रोमन्स इन द साइंस, कि किस तरह से जो से रोमन सोसाइटी थी उन्होंने साइंस में डिफरेंट इन्वेंशन की जो कि ग्रीक से क्या थी, डिफरेंट थी। फर्स्ट वन इज सिटीजन ऑफ द एंशियंट रोम यूज द sundials to tell the time and even created the portable beacon, जो उनका मेन जो कंट्रीब्यूशन था जो कि ग्रीक से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, कि उन्होंने एक ऐसी यानी वॉच बनाई जो कि धूप की रोशनी के थ्रू वो चलती थी। अब ज़ाहिर है जो वॉच होता है उनका पर्पस क्या होता है, टू टेल द टाइम। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो ग्रीक सोसाइटी में नहीं थी। एंड द नेक्स्ट क्रिएटेड अ पोर्टेबल वेरिएंट, ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स होते हैं कि जो इजीली जो है वो एक स्पेस दूसरे स्पेस पे यानी आप उसको इजीली यानी लेकर आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती क्रिएट। ठीक है जी, नेक्स्ट इज दे आल्सो यूज द टूल्स दैट वर क्वाइट एडवांस्ड सच एज मेजरिंग टूल, मैनुअल ड्रिल्स एंड मेटल स्पाइक्स। उनका दूसरा कंट्रीब्यूशन ये था कि जो डिफरेंट टूल्स है उनमें एडवांसमेंट की, उनके साइज स्मॉल किए, उनकी जो एक्टिविटी थी एफिशिएंसी उसको इम्प्रूव किया। ठीक है, और इसमें मेयरिंग टूल है। अब मेयरिंग टूल में आप जिस तरह मीटर रॉड की एग्जाम्पल लेते हैं या फिर वेइंग बैलेंस लेते हैं। मैनुअल ड्रिल्स ये वो यानी मशीनरी थी जो कि ह्यूमन मेड थी। ठीक है, यानी इंसान के हाथों की बनी हुई मशीनरी थी। एंड मेटल स्पाइक, इसमें हम यूज करते हैं मेटल में धात की बनी हुई कोई कील,
ठीक है, जिसके थ्रू वो अपने यानी दीवार पर या कुछ भी उसको यानी अगर कोई लकड़ी है उसको अगर आप उन्होंने जोड़ते थे तो उसमें वो यूज करते थे मेटल स्पाइक्स। एंड द लास्ट वन इज Romans had also involved to improve the weapons, shields, armor and their and other items। जो उनका आर्मी अगर हम यानी रोमन्स की आर्मी की बात करें तो वैसे ही ओवरऑल स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने अपने जो वेपन्स थे डिफरेंट शील्ड्स या फिर इस तरह के इससे रिलेटेड जो डिफरेंट आइटम्स थी उन्होंने उसको इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की। ठीक है, इन नई इम्प्रूवमेंट्स की ताकि जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं या वेपन्स हैं वो पहले की निस्बत क्या हो, बेटर हों। नेक्स्ट, द रोमन्स यूज द डिफरेंट मशीन्स सच एज ऑलिव प्रेस वर यूज फ्रीक्वेंटली। जो रोमन्स थे उन्होंने इस तरह की मशीनरीज जो थी वो इन्वेंट की कि जिसके थ्रू वो जो सीड्स को प्रेस करके, ठीक है, उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते थे। ये ऑलिव ऑयल की यहाँ पे एग्जांपल दिए, यहाँ इससे मुराद है जैतून का तेल। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट या मशीन यानी खास तौर पे बनाई थी जिससे वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकती थी। नेक्स्ट, दे आल्सो यूज द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेन्स टू एड इन कंस्ट्रक्टिंग द होम्स एंड बिल्डिंग्स। फिर जो रोमन्स थे उन्होंने बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए या होम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट जो से वो क्रेन्स थी उनके थ्रू वो कंस्ट्रक्शन का करते थे, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। और इट मीन्स जो क्रेन्स का कंसेप्ट था वो रोमन्स की सोसाइटी में भी था। नेक्स्ट, द रोमन हैड एडवांसमेंट इन द ग्लास ब्लोइंग टेक्निक्स सच एज द विंडो ग्लास, हैंगिंग ग्लास ऑयल लैम्प एंड अदर सब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ ग्लास। जो रोमन सोसाइटी थी उसमें जो सा ग्लास का जो इस्तेमाल था वो भी यानी काफी ज्यादा किया गया। अब जिस तरह से यहाँ पे विंडो ग्लासेस यानी घरों में भी ग्लास का इस्तेमाल हुआ, फिर उसके लैंप बनाए गए और इस तरह इसी से रेलेवेंट जो चीजें थी वो ग्लास की उन्होंने। नेक्स्ट इज द रोमन साइंटिस्ट, यानी रोमन की हिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना जैसा कंट्रीब्यूशन की। फर्स्ट वन इज गैलन। तो गैलन क्या कौन सा साइंटिस्ट था? ही वाज अ सर्जन एंड फिलोसोफर, यानी एक वो बायोलॉजिस्ट था, यानी वो एक उसका ज्यादातर वर्क था वो सर्जरी से रेलेवेंट था। ही डिस्कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन द डार्क एंड द ब्राइट ब्लड। ठीक है, उसने दो यानी ब्लड की ब्राइट और डार्क टाइप्स को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, गैलन के मुताबिक जो डार्क ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड उसके अंदर ब्लड होता है, और जो ब्राइट ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कलर भी इसकी वजह से ही डिफरेंस होता है ऑक्सीजन की वजह से। He used the animal subjects to learn about the circulatory, respiratory and the nervous system among the other body parts। और गैलन ने डिफरेंट सिस्टम जिस तरह से यहाँ पे सर्कुलेटरी लिखा हुआ है इन सबको स्टडी करने के लिए क्या यूज किए? एनिमल्स। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो हमारा हार्ट होता है जो कि सर्कुलेशन ब्लड की सर्कुलेशन को ओवरऑल बॉडी में कंट्रोल करता है। सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, ठीक है, और रेस्पिरेशन में हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उन्हीं की जो सी थी वो मूवमेंट से रेस्पिरेशन होती है। नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में ब्रेन का जो मेन रोल होता है उसको स्टडी करने उसने यानी उन सब सिस्टम को स्टडी करने के लिए उसने क्या यूज की? एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट क्लॉडियस पोटोलोमी। ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? ही स्टडीड द एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक एंड द अदर आर्ट्स एंड साइंसेस। यानी उसने एक ही वक्त में इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को क्या स्टडी किया। एस्ट्रोनॉमी यानी उसने स्टार्स के बारे में स्टडी किया, जमीन के बारे में किया जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी स्पेस के बारे में, म्यूजिक का भी उसको था, और आर्ट यानी इसने आर्ट्स की तरफ भी ध्यान दिया था। In addition to an asteroid, craters on the moon and stars have been named in his honor। क्लॉडियस के मुताबिक मून और मार्स के ऊपर जो आतिशां का जो फिनोमेना था, ठीक है, जब उसने उसको स्टडी किया डिफरेंट प्लैनेट्स को और स्टार्स को, तो उसने इस चीज को भी ऑब्जर्व किया कि मून और मार्स के ऊपर जो आतिशां का फिनोमेना है वो भी उसने इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए
इस चीज का जो यानी जिसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम इसने क्लोडिस ने इसके बारे में बताया था, तो ये भी उसी के ही इस साइंटिस्ट के नेम के साथ ये चीज क्या है रिटर्न है। जी नेक्स्ट इज विट्रोवियस, ये थर्ड साइंटिस्ट है रोमन में। His work provided us important knowledge about the ancient Rome. इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमें रिटन फॉर्म मिलती है उससे हमें जो रोमन का एंशियस्ट था कि किस तरह से रोमन जो सा था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके अंदर फिर क्या क्या चेंजेस आई, तो उसमें हमें ज़्यादातर साइंटिस्ट का यानी नाम मिलता है विट्रोवियस का। नेक्स्ट, ही वॉज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट एंड एन इंजीनियर, ठीक है, वो आर्किटेक्ट भी था, इंजीनियर भी था, और उसकी जो रिटर्न में जो उसके यानी इसने जो भी कुछ लिखा है वो बहुत ही यूनिक था। यानी इसकी जितनी भी रिटर्न फॉर्म में हमारे पास यानी सेव है वो जितने भी और बाकी साइंटिस्ट हैं उससे डिफरेंट है। His text includes information about the Roman machines, building materials and aqueducts. और इसे की जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादातर किस नेक्स्ट इज रोमन लॉ। हर जो सा है वो कंट्री का कोई ना कोई जो सा है वो लॉ होता है, तो उस वक्त जो रोमन्स थे यानी उनके भी कुछ जो से वो लॉज थे, तो उसमें और जो वो लॉ जो ओवरऑल जो सा रोमन एम्पायर में इम्प्लीमेंट था। ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर दिस प्रिंसिपल ऑफ द लॉज आर यूज्ड, ये कुछ ऐसे वहाँ पर यानी प्रिंसिपल ऑफ द लॉज थे जो कि यूज किए जाते थे। फर्स्ट वन इज an accused person was presumed to be the innocent until proven guilty. यानी कोई भी शख्स को किसी यानी सबूत के बगैर उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जाता था कि उसने जुर्म किया है या नहीं, ठीक है। जब हमें पता ही नहीं है प्रॉपर तरीके से कि कोई हमारे पास सबूत ही नहीं है, तो हमें इस चीज़ का भी नहीं कोई हक कि उसके ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगा दें। नेक्स्ट इज The accused was permitted to face the accuser and offer a defense, ठीक है। अगर वो पर्सन जिसके ऊपर यानी प्रूफ हो जाए कि इसने यानी कसूरवार है या फिर इसके जिम्मे कोई ना कोई है यानी उसने कोई गलती की है, तो वो चाहे तो जिसके साथ उसने बुरा किया है उससे बातचीत के थ्रू वो डिफेंस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो जिसके साथ उसने बुरा किया है अगर वो चाहे तो उसको माफ भी कर सकता है, नहीं तो फिर वो उसका जो यानी फैसला है वो अकॉर्डिंग टू द जजेस कर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज गिल्ट हैड टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द एविडेंस, वही बात कि जो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो डिफरेंट जो होते हैं वो एविडेंस की बिना पर किया जाता है, बगैर जो होते हैं वो सबूत के उसके ऊपर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। Last one is the judges were expected to interrupt the laws and make a fair decision, ठीक है, यानी वो जो वहाँ पे जजेस थे जो यानी जिनके अंडर जो सारी अथॉरिटी थी, ठीक है, वो डिसीजन जो करते थे वो बिल्कुल एक्यूरेट करते थे। इस तरह के उनके डिसीजन थे कि ओवरऑल यानी जितने भी उस वक्त बैठे हुए यानी लोग थे वो उसके ऊपर एग्री होते, ठीक है, यानी ये उनका रोमन्स का जो सा था वो इसके हवाले से एक रूल उन्होंने बनाया हुआ था। नेक्स्ट पिक्चर में आपको देखें बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं रोमन सोसाइटी की, ठीक है, एक तो आपको ह्यूज बिल्डिंग नजर आ रही है और एक जो सी वो स्मॉल लेवल पे है, तो ये उस वक्त जो आर्किटेक्ट थी उनकी यानी आर्ट है। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन द एंशिएंट ग्रीक्स एंड द एंशिएंट रोम्स। लेक्चर 3 में हम लोगों ने एंशिएंट ग्रीक के बारे में डिस्कस किया था और इन द लेक्चर नंबर 4 वी डिस्कस अबाउट द एंशिएंट रोम्स। अब हम इन दोनों जो थी सोसाइटीज़ के दरमियान क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये दोनों सोसाइटीज़ कौन सी थी जो स्टार्ट में यूरोपियन सिविलाइजेशन थी, वो ये उन्हीं की ही दोनों यानी सोसाइटीज़ हैं जी। द ग्रीक्स वांटेड द परफेक्शन इन देयर डिपिक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, बट द रोमन्स वांट द रियल लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है। जो ग्रीक के लोग थे वो ज़्यादातर उनका आर्ट की तरफ ध्यान था, तो वो जो लोग थे वो भी एक आर्टिस्टियंस के तौर पर ही थे, ठीक है, यानी वो मुसव्वरी की दुनिया में थे। लेकिन जो रोमन्स के लोग थे वो क्या थे, रियल लाइफ की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था, ठीक है। तो ये यानी वो उनका ख्याली उनके लोगों का
अपनी यानी जिंदगी का लाइफ स्टाइल था, और रोमन्स का क्या था, हकीकी। नेक्स्ट इज द ग्रीक स्टैचूज वर of the perfect people, but the Roman statues contain all the flaws of the real people. उस वक़्त के जो रोमन ग्रीक्स के जो स्टैचू थे, वो जो मुजस्मे जो में नजर आते थे, वो हमें एक परफेक्ट पीपल की फॉर्म में थे, यानी उनके अंदर हमें कोई ऐसी नहीं मिलती थी कि हम किसी भी एंगल से वो हम नहीं कह सकते कि ये स्टैचू जो है वो किसी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाता है, बल्कि उसमें जो वो जो स्टैचू था वो ओवरऑल क्या था, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाता था। लेकिन जो रोमन्स के स्टैचू थे उनके अंदर फ्लॉज होते थे, कोई ना कोई वो बनाते वक्त जो थे ना वो फ्लॉज छोड़ते थे कि रियल में जो वर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, उसमें कहीं ना कोई फ्लॉज रह जाता है। नेक्स्ट इज द ग्रीक बिल्ड द रोड्स टू कनेक्ट द टू स्पेसिफिक सिटीज, ठीक है, बट द रोमन्स बिल्ड द रोड्स दैट कनेक्टेड देयर एम्पायर्स टू द रोमन। अब जो ग्रीक के लोग थे वो एक यानी इंडिपेंडेंट के तौर पे रहते थे, यानी एक सिटी दूसरी सिटी से क्या था, अलग होता था, लेकिन एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करने के लिए वो रोड्स को बनाते थे, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो ओवरऑल सिटीज जो सारे कनेक्ट हों। लेकिन जो रोमन्स थे वो उनका जो कनेक्शन इस तरह से रोड्स थे कि जो पूरी ओवरऑल रोमन सोसाइटी में उनका सबका कनेक्शन कहाँ तक था, एम्पायर तक, ठीक है, इन जितना जहाँ तक भी वो रोमन सोसाइटी थी वहां तक उनका यानी इजीली वो एम्पायर तक क्या थी, कनेक्शन था उनका। नेक्स्ट इज द ग्रीक स्पोक द ग्रीक, ठीक है, यानी उनकी लैंग्वेज क्या थी, ग्रीक की, लेकिन जो रोमन्स थी उनकी क्या थी, इटली, ठीक है, लेटिन उनकी थी। और नेक्स्ट इज द सिटी द ग्रीक्स वर सिटी स्टेटस एंड वर नॉट यूनाइटेड अंडर द वन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इन द लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जो ग्रीक होते हैं वो उनकी इंडिपेंडेंट जो सब सिटीज होते हैं, कोई एक सेंट्रल नहीं होती गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि तमाम सिटीज को कंट्रोल करे, लेकिन जो रोमन्स होते हैं उनका एक ही एम्पायर होता है, वो ओवरऑल जो रोमन सोसाइटी को कंट्रोल करता है, और उसका इवन के वो 500 ईयर्स तक भी हुकूमत कर सकता है वहां पर जो रोमन एम्पायर है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रोमन हिस्ट्री। थैंक यू। I hope you will understand this lecture.